भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 की जंग में एक यहूदी सैनिक का भी बड़ा रोल था। 16 दिसंबर 1971 को आर्मी चीफ मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल राफेल जैकब को ढाका जाकर पाकिस्तान से आत्मसमर्पण कराने की जिम्मेदारी दी। पाकिस्तानी सेना के जनरल नियाजी ने पहले तो आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया, फिर जनरल जैकब ने नियाजी से कहा कि तुम्हारे पास 30 मिनट हैं, या तो सरेंडर करो या फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और फिर जो हुआ वो सब जानते हैं। जनरल जैकब का नाम बांग्लादेश में बड़ी इज्जत के साथ लिया जाता है। देखिए टेलीसीरीज का ये एपिसोड, ढाका एन इनक्रेडिबल फीट। ये बात साल 1971 के अगस्त महीने की है। पाकिस्तानी फौज के एलीट 14 पैरा ब्रिगेड का एक जवान कैंप छोड़कर भाग गया। भागते भागते वो जम्मू कश्मीर के सांबा बॉर्डर तक पहुंचा और फिर वहां से किसी तरह वो हिंदुस्तान में घुस गया। वो पाकिस्तानी जवान हिंदुस्तान में कोई बम धमाका करने या जासूसी करने की नियत से नहीं घुसा था। उसके इरादे कुछ और ही थे। उस जवान के पास 20 रुपए पाकिस्तानी करेंसी थी और कुछ टॉप सीक्रेट वॉर डॉक्यूमेंट्स थे। पाकिस्तानी फौज के उस जवान का नाम था काजी सज्जाद अली जहीर। उन्होंने 1969 में बतौर कैडेट पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन की थी। 1971 आते आते उन्हें पाकिस्तानी आर्मी की 6th फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट में तैनात कर दिया गया। पोस्टिंग थी सियालकोट। लेकिन ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली मुसलमानों पर पाकिस्तानी सेना की क्रूरता और बर्बरता देखकर काजी सज्जाद अली जहीर बिलखने लगे। भारत पहुंचकर सज्जाद अली जहीर ने इंडियन आर्मी से संपर्क किया। अपने साथ लाए वॉर डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जिसे देखकर भारतीय सेना के अफसर दंग रह गए। सज्जाद अली जहीर को ईस्ट पाकिस्तान की आजादी यानी बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटिंग से जोड़ा गया। उन्हें बंगाली मुसलमानों के संगठन मुक्ति वाहिनी को ट्रेंड करने का जिम्मा दिया गया। 6 105 आर्टिलरी का ग्रुप कैप्टन बनाया गया। इस ग्रुप ने सियालकोट में पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए। उन्नीस 1971 की जंग के नायकों में एक नाम सज्जाद अली जहीर का भी है, जो बांग्लादेश सेना में कर्नल बने। बांग्लादेश के नेशनल हीरो को हिंदुस्तान ने पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा। ये उसी ऐतिहासिक क्षण की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इस बात की भी गवाह हैं कि ढाका के दिल में दिल्ली बसती है। भावनाएं जो बांग्लादेशी की जब बन गया था 16 दिसंबर को, भारत ने बांग्लादेश को रिकग्नाइज किया था, वो सिर्फ देखते ही बनती है कि आप गाड़ी नहीं थी हमारे पास, सारे पुल तोड़े हुए थे। पाकिस्तान की कुछ गाड़ियां थी, ड्राइवर हमारे थे। तो आप सड़क पे खड़े हो जाए, कोई कार आपको नज़र आए, आप हाथ उठाएं, वो कार रोक लेगा। आपकी वर्दी काफ़ी थी पहचान, वो सवाल नहीं पूछेगा आप कौन हो, चाबी दे देता था, आप उसको इस्तेमाल करो और नज़दीक वाले पुलिस स्टेशन पर छोड़ दो। ये बांग्ला भाषा का जादू था कि धर्म अलग होने के बावजूद ढाका और दिल्ली में गजब का तालमेल था। मुक्ति वाहिनी के लड़ाके और तमाम बंगाली मुसलमान हिंदुस्तानी सैनिकों को देखते ही सलामी ठोकने लगते। उन्हें पता था कि वर्दी के पीछे उनके रक्षक हैं। 22 नवंबर को जब पाकिस्तान के जो है साइबर जेट्स, वो जो मुक्ति वाहिनी की फोर्सेस पर अटैक करके हमारे देश में घुस रहे थे, उस समय डमडम से हमारे 4 नेट्स ने उनको 2 सैबर्स को मार गिराया और एक को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान ही लड़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान की इस लड़ाई में भारत का शामिल होना और जंग जीतना अधर्म पर धर्म की विजय थी, और इसलिए इंदिरा गांधी की सरकार को विपक्ष ने भी शाबाशी दी। आज मैं पार्टी की ओर से बोलने के लिए तैयार नहीं हूं। अब तो सारा देश एक पार्टी है।
ये संघर्ष जितने बलिदान की मांग करेगा वो बलिदान दिए जाएंगे। जितने अनुशासन का तकाजा होगा ये देश उतने अनुशासन का परिचय देगा। हम चाहते हैं ये देश विजयी हो और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम एक नए इतिहास का निर्माण करने लगे। मार्च 2021 में बांग्लादेश की आजादी के 50वें साल के मौके पर ढाका में मेगा इवेंट हुआ। इस समारोह में नरेंद्र मोदी ने वैसी ही मुजीब जैकेट पहनी थी जैसी शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान पहनते थे। दिल्ली और ढाका के बीच नए रिश्ते की जो नींव 1971 में रखी गई, उसे नरेंद्र मोदी सरकार और मजबूत कर रही है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।